हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जेवी एंड सीआईबी मेड सिंपल। दोस्तों, रूरल बैंकिंग के जुलाई 2024 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में आपका स्वागत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये हमें दिशा और दशा बताते हैं कि जिधर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने इससे पहले की भी जो एग्जामिनेशन है उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल रखे हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। प्लीज़ गो थ्रू दैम ऑल्सो। और इस सेशन में हम लोग लगभग हमारे पास पूरा 100 क्वेश्चन का सेट है, जिसमें कुछ क्वेश्चन के सेट आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। प्रॉपर हर एक ऑप्शन को भी एक्सप्लेन करेंगे, ताकि उस क्वेश्चन से मिलता जुलता कोई और क्वेश्चन यदि इस बार पूछ लिया जाए तो आप उसका आंसर कॉन्फिडेंटली दे पाएँ। तो अंतिम तक बने रहें, एक एक क्वेश्चन को खुद से पहले ट्राई करें, फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को सुने। चलिए बिना देरी की हुए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यह एमसीक्यू थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन मैं आपको सिंपल और आसान शब्दों में समझाऊंगा। तो क्वेश्चन यह है कि ब्रीडर और फाउंडेशन सीड का सीड मल्टीप्लिकेशन चेन में क्या रोल होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्रीडर एंड फाउंडेशन सीड इन द सीड मल्टीप्लिकेशन चेन। तो ऑप्शन ए कह रहा है, चलिए ऑप्शन को एक एक करके देखते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है दे आर यूज सोनली फॉर कमर्शियल फार्मिंग टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड। मतलब कि यह कि सीड सिर्फ कमर्शियल फार्मिंग में यील्ड यानी कि फसल की मात्रा को बढ़ाने के लिए यूज होता है। तो यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि ब्रीडर और फाउंडेशन सीड का असली पर्पस सिर्फ ज़्यादा यील्ड देना नहीं होता। देखिए, यील्ड तो देता ही है, उसके अलावा क्या होता है, इनका मेन काम होता है सीड प्योरिटी मेंटेन करना। तो ये कीवर्ड याद रखिएगा, सीड प्योरिटी, राइट। इट मेंटेन द सीड प्योरिटी, जिससे जो भी वैरायटी हमने शुरू में बनाई है उसी फॉर्म में फार्मर तक पहुँचे। ऑप्शन बी कर रहा है कि दे प्रोवाइड एडिक्वेट सेफगार्ड फॉर क्वालिटी एश्योरेंस टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द वैरायटी एज इट फ्लो फ्रॉम द ब्रीडर टू द फार्मर। इसका मतलब है कि ब्रीडर और फाउंडेशन सीड को इस तरीके से डेवलप किया जाता है कि इनका क्वालिटी और प्योरिटी मेंटेन रहे, और ये डायरेक्ट फीडर ब्रीडर से लेकर फार्मर तक सेम क्वालिटी में पहुँचे। यह ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि सीड मल्टीप्लिकेशन में क्वालिटी और प्योरिटी को मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको वही बताया कि दो चीज़ है, एक तो क्वालिटी है और दूसरा है प्योरिटी। तो इन दोनों को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, वही फार्मर के हाथ में पहुंचेंगे। क्योंकि देखिए, सिंपल सा इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि जो सीड वैरायटी शुरू में बनाई गई थी वही फार्मर के हाथ में पहुंचेंगे। इसके बिना टाइम के साथ सीड की क्वालिटी डिग्रेड हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। ऑप्शन सी कह रहा है दे आर यूज्ड ओनली इन रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड नॉट अवेलेबल टू फार्मर। इसका मतलब है कि ये सीड सिर्फ रिसर्च इंस्टीट्यूशन में ही यूज होते हैं और फार्मर तक नहीं पहुंचते। यह गलत है, क्योंकि ब्रीडर और फाउंडेशन सीड का रोल होता है फार्मर तक पहुंचने में ही मदद करता है। यह रिसर्च तक ही लिमिटेड नहीं है, इनका फाइनल यूज फार्मर ही करता है, राइट। इनका फाइनल यूजर फार्मर ही होता है। तो कह रहा है कि ओनली यूज इन रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशन, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन डी कह रहा है दे आर प्राइमरली यूज फॉर जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप टू इन्हांस रेजिस्टेंस टू पेस्ट। यानी ये कह रहा है, इसका मतलब ये है कि सीड जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए यूज होते हैं, जिससे क्रॉप को पेस्ट रेजिस्टेंस बना सके। यह भी गलत है, क्योंकि ब्रीडर और फाउंडेशन सीड के मेन पर्पस जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं होता। दिस इज नॉट द मेन पर्पस। मेन रोल यही होता है क्वालिटी और प्योरिटी को मेंटेन करना, ना कि जेनेटिकली मॉडिफाई करना। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या है, सही जवाब है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ब्रीडर और फाउंडेशन सीड का मेन रोल है क्वालिटी और प्योरिटी मेंटेन करना। यह इंश्योर करता है कि जो वैरायटी ब्रीडर से निकले वो फार्मर तक वही क्वालिटी और प्योरिटी के साथ पहुंचे, राइट। तो एक होता है हमारा ब्रीडर, ठीक है, और ब्रीडर से जो सीड निकल के फार्मर तक पहुंच रहा है, इसका जो क्वालिटी है और इसका जो आपका प्योरिटी है, ठीक है, इसको इम्प्रूव करने के लिए ब्रीडर और फाउंडेशन सीड का यूज़ किया जाता है। तो एक बार समराइज कर लेते हैं। ब्रीडर और फाउंडेशन सीड क्वालिटी और प्योरिटी मेंटेन करने के लिए होते हैं। यह सिर्फ रिसर्च इंस्टीट्यूशन तक लिमिटेड नहीं है, फार्मर तक भी पहुंचते हैं। इनका मेन काम जेनेटिक मॉडिफिकेशन या पेस्ट रेजिस्टेंट नहीं होता, क्वालिटी को बराबर रखना होता है। तो ये अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आया तो आप डेफिनेटली एमसीक्यू को कॉन्फिडेंटली टिक कर पाएंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारा एक्सप्लेनेशन बहुत ही लूसिड मैनर में होता है, जिसको आप आसानी से समझ पाएँ, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी क्यों सही है, हमने अभी बात की जो है वो एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी से रिलेटेड है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे एमसीक्यूज़ के बारे में जो एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी के बारे में ऑब्जेक्टिव के ऊपर है। आपको ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन मैं इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझाऊंगा। तो क्वेश्चन ये है कि एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, लिखा है ना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो चलिए हर एक ऑप्शन को देखते हैं और समझते हैं। पहला कह रहा है टू इंश्योर रैपिड एंड वायलेंट फ्लक्चुएशन इन एग्रीकल्चर प्राइस। मतलब इस पॉलिसी का एम यह होता है कि प्राइस में जो रैपिड और वायलेंट चेंजेस आए, राइट,
राइट। तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्राइस पॉलिसी का पर्पज़ यह नहीं होता है कि प्राइस रैंडमली ऊपर नीचे जाए, क्योंकि इससे फार्मर और कंज्यूमर दोनों को प्रॉब्लम होती है। पॉलिसी का काम ये होता है कि प्राइस स्टेबल और प्रिडिक्टेबल रहे, तो ये तो होगा नहीं। फिर ऑप्शन बी का है टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स फॉर प्रोड्यूसर टू अडॉप्ट इम्प्रूव टेक्नोलॉजी। तो इसका मतलब है कि इस पॉलिसी का मेन मकसद यह है कि प्रोड्यूसर यानी फार्मर को इनकरेज किया जाए ताकि वो नए और बेटर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और वो ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करें। यह ऑप्शन करेक्ट है। अगर फार्मर को नए टेक्नोलॉजी या टूल अडॉप्ट करने के लिए सही प्राइस मिलेगा तो उनके लिए नए टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना भी आसान होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी कर रहा है टू डिसेंटिवाइज एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर, यानी कि इस पॉलिसी का मकसद है फार्मर को डिस्करेज करना। यह ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि किसी भी एग्रीकल्चर पॉलिसी का एम फार्मर को डिसेंटिवाइज करना नहीं होता। इसका रोल तो उनको सपोर्ट करना होता है ताकि वो बेटर क्वालिटी और क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकें, तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड वेज, यह भी गलत है। इसका मतलब है कि प्राइस पॉलिसी का मेन पर्पज़ लोगों का खर्चा और वेजेस बढ़ाना है, बट पॉलिसी का मेन रोल तो फार्मिंग को प्रमोट करना है और स्टेबल प्राइस मेंटेन करना होता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या है, सही जवाब है, क्योंकि प्रोड्यूसर को नए और इम्प्रूव टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए इंसेंटिव देता है। इंसेंटिव देना, यह इंसेंटिव से फार्मर को हेल्प मिलती है अपने फसल की क्वालिटी को और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में। एक बार समराइज कर लें की फैक्ट को। हमने देखा कि एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी का काम है फार्मर को नए टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट करना। इसका ऑब्जेक्टिव ना तो प्राइस को नॉन स्टेबल बनाना है और ना ही फार्मर को डिस्करेज करना है। इससे फार्मर ज़्यादा प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बनने में मदद मिलती है फार्मर को, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, हम आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो बिग डेटा एनालिटिक्स है एग्रीकल्चर में बिग डेटा एनालिटिक्स के यूज पर बेस्ड है। समझते हैं कि सवाल ये है कि इनमें से कौन सा जो है यूज नहीं है बिग डेटा एनालिटिक्स का एग्रीकल्चर में। तो कौन सा ऑप्शन एग्रीकल्चर में बिग डेटा एनालिटिक्स के यूज़ के लिए मेंशन नहीं किया गया है। तो ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है मैनेजिंग फाइनेंशियल, वेदर एंड क्लाइमेट रिस्क। तो मतलब कि बिग डेटा का यूज फाइनेंशियल या वेदर और क्लाइमेट से रिलेटेड रिस्क मैनेज करने के लिए होता है। ये ऑप्शन सही है, क्योंकि एग्रीकल्चर में बिग डेटा एनालिटिक्स से फार्मर को इन रिस्क की प्लानिंग और प्रेडिक्शन में मदद मिलती है, राइट। क्योंकि ये सिंपल सी बात है, एग्रीकल्चर में यदि आप बिग डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करेंगे ना तो फार्मर को इन रिस्क की प्लानिंग और प्रेडिक्शन में मदद मिलती है। वेदर और क्लाइमेट को समझना बहुत ज़रूरी है और बिग डेटा के एनालिसिस से यह पॉसिबल होता है। ऑप्शन बी कह रहा है प्रोवाइडिंग इंसेंटिव फॉर अडॉप्टिंग इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, यानी इसका मतलब है कि बिग डेटा का काम फार्मर को नए टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए इंसेंटिव देना है। यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि यह बिग डेटा का डायरेक्ट रोल नहीं है। इंसेंटिव तो पॉलिसी और प्राइस स्कीम के थ्रू दिए जाते हैं। बिग डेटा का डायरेक्ट काम यह नहीं होता है, इसलिए यह हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि नॉट कह रहा है ना, ठीक है, तो ये गलत है। फिर कह रहा है सपोर्टिंग सेंसर टेक्नोलॉजी इन इरिगेशन। बिग डेटा एनालिटिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो पहला ऑप्शन कर रहा है कि फाइनेंशियल, वेदर और क्लाइमेट रिस्क को मैनेज करना। मतलब बिग डेटा का यूज़ फाइनेंशियल या वेदर और क्लाइमेट से रिलेटेड रिस्क मैनेज करने के लिए होता है। ये ऑप्शन सही है, क्योंकि एग्रीकल्चर में बिग डेटा से फार्मर को इन रिस्क से प्लानिंग और प्रेडिक्शन में मदद मिलती है। वेदर और क्लाइमेट को समझना बहुत जरूरी है और बिग डेटा के एनालिसिस से यह पॉसिबल होता है ऑब्वियसली। ऑप्शन बी कर रहा है प्रोवाइडिंग इंसेंटिव फॉर अडॉप्टिंग इम्प्रूव टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है कि बिग डेटा का काम फार्मर को नए टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए इंसेंटिव देना है। यह ऑप्शन गलत है, यह बिग डेटा का डायरेक्ट रोल नहीं है। इंसेंटिव तो पॉलिसीज़ और प्राइस स्कीम के थ्रू दिए जाते हैं, राइट। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ये रोल नहीं है। तो चलिए ऑप्शन सी की बात करते हैं, सपोर्टिंग सेंसर टेक्नोलॉजी इन इरिगेशन एंड सॉइल मॉनिटरिंग। तो ये ऑप्शन सही है। देखिए आजकल इरिगेशन और सॉइल हेल्थ मॉनिटरिंग करने के लिए सेंसर यूज होते हैं, राइट। तो आजकल इसके लिए सेंसर यूज होते हैं और इससे क्या होता है कि बिग डेटा से इन सेंसर से आई हुई इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना इजी हो जाता है। इससे वाटर और सॉइल रिसोर्स का बेस्ट यूज हो सकता है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि अनकवरिंग हिडन पैटर्न एंड कोरिलेशन इन लॉन्ग स्टैंडिंग डेटा। मतलब पुराने डेटा में जो हिडन पैटर्न है और ट्रेंड है उनको बिग डेटा से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। यह भी बिग डेटा का एक इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि एग्रीकल्चर में नए ट्रेंड और कोरिलेशन आइडेंटिफाई करके हम प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, राइट। तो इस ऑब्वियसली ये भी सही बात है। तो हमसे क्या पूछा गया, नॉट। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो याद रखिएगा, एक बार समराइज कर देते हैं फैक्ट को आपके लिए। देखिए बिग डेटा का यूज़ वेदर और फाइनेंशियल रिस्क मैनेज करना, सेंसर टेक्नोलॉजी सपोर्ट करना और डेटा पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में होता है, जो कि हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है। लेकिन इंसेंटिव प्रोवाइड करना बिग डेटा का काम नहीं होता, यह पॉलिसी और स्कीम का पार्ट होता है। बिग डेटा से फार्मिंग टेक्निक को स्मार्टर और एफिशिएंट बनाया जा सकता है, राइट। चलिए, तो इस प्रकार के सवाल आपके एग्जामिनेशन में आए थे। अगला सवाल है आपके सामने कि ड्राईलैंड फार्मिंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है।
दोस्तों आप इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको रूरल बैंकिंग से रिलेटेड किसी भी तरह का हेल्प चाहिए, चाहे वो पीडीएफ के फॉर्मेट में हो, वीडियोस के फॉर्मेट में हो, मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के फॉर्मेट में, हमारे पास 5 से 6 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। और दोस्तों हमारे पास सारा कंटेंट अवेलेबल है, हमारा ऐप है JAV and CIV मेड सिंपल का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें फुल्ली फ्लेजेड कोर्स है। लास्ट 4 से 5 साल में बहुत सारे लोगों ने हमारे कोर्स लेकर CIV को क्रैक किया है, अच्छे से मार्क्स से क्रैक किया है, तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए मुझे इस नंबर पे कोई भी डाउट हो CIV से रिलेटेड, आप मुझे फील फ्री टू व्हाट्सएप मी ऑन दिस पार्टिकुलर नंबर। चलिए आगे बात करते हैं ड्राईलैंड फार्मिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आइए देखते हैं। पहला कह रहा है कि ये कंटिन्यूस इरिगेशन थ्रू आउट द ईयर, यानी कि ड्राईलैंड फार्मिंग में साल भर लगातार पानी दिया जाता है। यह गलत है, क्योंकि ड्राईलैंड फार्मिंग नाम ही रखा है ना ड्राई, राइट। तो ड्राई मतलब क्या होता है कि उन एरिया में होती है जहाँ इरिगेशन या पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है। तो यहाँ कंटिन्यूस इरिगेशन पॉसिबल ही नहीं है। इस फार्मिंग का मेन फोकस होता है कि कैसे कम पानी में क्रॉप ग्रो की जाए, तो कंटिन्यूस इरिगेशन नहीं होगा। ऑप्शन बी कर रहा है कल्टीवेशन टेक्निक फॉर नॉन इरिगेटेड क्रॉप। इसका मतलब ये हुआ कि यह ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि ड्राईलैंड फार्मिंग का मेन एम होता है कि उन क्रॉप को ग्रो करना जो बिना इरिगेशन या पानी के सर्वाइव कर सकते हैं। लिखा है ना नॉन इरिगेटेड क्रॉप, मतलब कुछ ऐसे क्रॉप होंगे ना जिसमें इरिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिना पानी और इरिगेशन के सर्वाइव कर सकते हैं। तो फार्मर ऐसी टेक्निक यूज़ करते हैं जो पानी की कम से कम ज़रूरत में क्रॉप को ग्रो करने में हेल्प करे। यही होता है ड्राईलैंड फार्मिंग की खासियत है, राइट। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन सी का है ओनली कूल सीजन क्रॉप, ठीक है, मतलब कूल मौसम में, ठंडे मौसम में ही क्रॉप उगाई जाती है ड्राईलैंड फार्मिंग। यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि ड्राईलैंड फार्मिंग में सीजन का नहीं बल्कि पानी की अवेलेबिलिटी का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, ठीक है ना। पानी की अवेलेबिलिटी का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। यहाँ डिफरेंट सीजन के क्रॉप ग्रो किए जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन पानी की अवेलेबिलिटी। और ऑप्शन डी कर रहा है डिपेंडिंग ऑन आर्टिफिशियल टेम्परेचर कंट्रोल। इसका मतलब है कि ड्राईलैंड फार्मिंग में टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियल मेथड का यूज होता है। यह भी गलत है, क्योंकि ड्राईलैंड फार्मिंग में मोस्टली नेचुरल कंडीशन पे डिपेंड किया जाता है। आर्टिफिशियल टेम्परेचर कंट्रोल यहाँ नहीं होता। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा ड्राईलैंड फार्मिंग में नॉन इरिगेटेड क्रॉप को ग्रो करने का टेक्निक का यूज होता है। तो समरी इसको यदि समराइज कर ले फैक्ट को, जिस क्वेश्चन में हमने देखा, देखिए ड्राईलैंड फार्मिंग एरिया में इरिगेशन काफ़ी लिमिटेड होते हैं और यहाँ उन क्रॉप पे फोकस होता है जो बिना इरिगेशन के ग्रो हो सकते हैं। और कंटिन्यूस इरिगेशन या आर्टिफिशियल टेम्परेचर कंट्रोल ड्राईलैंड फार्मिंग का हिस्सा नहीं है। यह फार्मिंग टेक्निक नेचुरल क्लाइमेट और लिमिटेड वाटर रिसोर्स पे डिपेंड करता है। चलिए अगले सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं। एक MCQ जो पावर सेक्टर के इलेक्ट्रिफिकेशन अचीवमेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐप इलेक्ट्रिफिकेशन के अचीवमेंट के साथ एसोसिएटेड है। पहला कह रहा है उजाला ऐप। देखिए मैं आपको और भी चीज़ बता दूँ इससे रिलेटेड। देखिए उजाला ऐप का मेन काम है एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करना, जैसे कि हमारा LED बल्ब हुआ या हमारे एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट को अडॉप्ट करने में। ये इलेक्ट्रिफिकेशन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू इलेक्ट्रिफिकेशन, राइट। तो बल्कि एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ऑप्शन भी कर रहा है गर्व ऐप। तो गर्व ऐप सही है। गर्व ऐप का पर्पज़ ही है, राइट, कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को ट्रैक करना और इसके प्रोग्रेस को मॉनिटर करना। तो जो हमारा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को ट्रैक करना किसका पर्पज़ है, गर्व ऐप का पर्पज़ है, राइट। और गवर्नमेंट ने इस ऐप को लॉन्च किया था ताकि रूरल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी का स्टेटस इजीली ट्रैक हो जाए और हर विलेज में बिजली पहुंचने का डाटा अवेलेबल हो। इसे इलेक्ट्रिफिकेशन अचीवमेंट को टारगेट करने के लिए गर्व ऐप ही सही आंसर है, ठीक है। फिर तीसरा ऑप्शन कर रहा है सौभाग्य ऐप। देखिए सौभाग्य ऐप भी पावर सेक्टर से रिलेटेड है, पर इसका फोकस है हाउस होल्ड तक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन पहुंचाना। मेन पर्पज़ क्या है सौभाग्य ऐप का, कि जो हाउस होल्ड है वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन पहुंचाना, यानी उन हाउस होल्ड को इलेक्ट्रिसिटी देना जो अब तक बिजली से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन यह क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रिफिकेशन अचीवमेंट का ट्रैकिंग के लिए स्पेसिफिक ऐप पूछा गया है, तो वो गर्व ऐप नहीं है। और चौथा है विद्युत ऐप। देखिए आपको चारों ऐप के बारे में जानकारी होनी चाहिए, राइट। तो गर्व ऐप सही जवाब है, लेकिन विद्युत ऐप क्या है, तो विद्युत ऐप कंज्यूमर सर्विस को सपोर्ट करता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक करना, बिल पेमेंट करना और इससे रिलेटेड क्वेरीज को जवाब देना। लेकिन यह रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की अचीवमेंट ट्रैक करने के लिए नहीं है। तो एक बार समराइज कर ले फैक्ट को। मैंने क्या बोला कि गर्व ऐप पावर सेक्टर में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव करने को मॉनिटर करने के लिए है, उजाला ऐप एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड है, विद्युत ऐप कंज्यूमर रिलेटेड सर्विसेज के लिए है और सौभाग्य ऐप हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन में मदद करती है। तो ये चारों ऐप हैं रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी से, लेकिन सबका पर्पज़ अलग अलग है। एक है कंजर्वेशन से, एक है इलेक्ट्रिफिकेशन अचीवमेंट से, राइट। चलिए अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आइए जरा डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे क्रॉप लोन और कोलेटरल सिक्योरिटी के बारे में।
यह क्वेश्चन है कि बैंक कितनी लोन लिमिट तक क्रॉप हाइपोथिकेशन पे लोन दे सकता है बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के अगर रिकवरी के लिए टाई अप हो तो। फिर से समझिए, अप टू व्हाट कार्ड लिमिट कैन बैंक कंसिडर सैंक्शनिंग लोन ऑन हाइपोथिकेशन ऑफ क्रॉप विदाउट इंसिस्टिंग ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी इन केस ऑफ टाई अप फॉर रिकवरी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बैंक कितनी लोन लिमिट तक क्रॉप हाइपोथिकेशन पे लोन दे सकता है, कितना लोन लिमिट तक क्रॉप हाइपोथिकेशन पे लोन दे, मतलब क्रॉप को यदि हाइपोथिकेट किया जाए उस पर बैंक कितना लोन दे सकता है बिना कोलेटरल सिक्योरिटी का, कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है, और अगर रिकवरी के लिए टाई अप है, मतलब 2-3 बैंक का टाई अप हो रिकवरी के लिए, तो ऑप्शन ए कह रहा है 1 लाख। 1 लाख की लिमिट दी गई है, लेकिन बैंक काफ़ी हायर लिमिट तक लोन दे सकता है बिना कोलेटरल सिक्योरिटी का। फिर कह रहा है 2 लाख, 2 लाख की लिमिट भी गलत है। फिर कह रहा है 3 लाख। हाँ, अगर बैंक और फार्मर के बीच रिकवरी टाई अप अरेंजमेंट है, देखिए बैंक और बैंक के बीच में नहीं, बैंक और फार्मर के लिए जो रिकवरी टाई अप की बात की जा रही है ना, वो बैंक फार्मर के बीच की जा रही है। यदि रिकवरी टाई अप है का अरेंजमेंट है तो बैंक 3 लाख तक के लोन को सैंक्शन कर सकता है कोलेटरल सिक्योरिटी की डिमांड किए बिना। तो यह लिमिट फार्मर के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि इससे उनको क्रॉप ग्रोथ और फार्मिंग एक्सपेंस के लिए लोन मिल जाता है बिना ज़्यादा पेपर वर्क या कोलेटरल किए। और ऑप्शन डी का रहा है 4 लाख, तो 4 लाख इस लिमिट से ज़्यादा है और बैंक बिना कोलेटरल के 3 लाख तक ही लोन कंसीडर कर सकता है अगर रिकवरी टाई अप हो तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। एक बार रिकॉल कर ले, मैंने अभी क्या बताया आपको कि बिना कोलेटरल सिक्योरिटी का क्रॉप लोन के लिए, बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के क्रॉप लोन के लिए बैंक 3 लाख तक का सैंक्शन कर सकता है। यह सिर्फ उस केस में पॉसिबल है जब रिकवरी टाई अप का अरेंजमेंट हो। इस फैसिलिटी से फार्मर को ईजी फाइनेंसिंग मिल सकती है बिना एडिशनल कोलेटरल की ज़रूरत के। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो आप इस MCQ का आंसर इजीली याद रख सकते हैं। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव MCQ के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे हम लोग अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि फार्मिंग लोन और कोलेटरल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। यह क्वेश्चन है कि किस लोन लिमिट तक के ऊपर बैंक को कोलेटरल सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है अगर रिकवरी के लिए टाई अप अरेंजमेंट है। तो अभी मैंने बताया आपको 3 लाख के ऊपर, राइट। तो 3 लाख के नीचे का कोई कोलेटरल की सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन 3 लाख के ऊपर जो है आपको कोलेटरल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, हम लोग डायरेक्टली अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है रूरल हाउस होल्ड के कोलेटरल फ्री लोन एलिजिबिलिटी से रिलेटेड। लिखा है ना, जो रूरल हाउस होल्ड हैं उनके कोलेटरल फ्री लोन एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लिए है। सवाल ये है कि रूरल एरिया में कोलेटरल फ्री लोन के लिए एनुअल हाउस होल्ड इनकम लिमिट क्या है। तो पहले बात है, रूरल एरिया कोलेटरल फ्री लोन चाहिए तो उसके लिए एनुअल हाउस होल्ड इनकम क्या है, ये सवाल है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पहला कह रहा है 1 लाख, ये 1 लाख की इनकम लिमिट दी गई है, लेकिन रूरल हाउस होल्ड के केस में आपको मैं बता दूं कि रूरल हाउस होल्ड के केस में यह ऑप्शन एलिजिबिलिटी थोड़ी हायर इनकम की है, 1.25 लाख, ये ऑप्शन करेक्ट है। रूरल एरिया में अगर हाउस होल्ड का एनुअल इनकम 1.25 लाख तक है तो वह कोलेटरल फ्री लोन के लिए एलिजिबल हो सकता है अंडर नॉट फॉर प्रॉफिट माइक्रो फाइनेंस कंपनी। यानी किसी परिवार का साल भर का इनकम यदि 1.25 लाख है, 1.25 लाख से कम या बराबर है, तो उसको लोन लेने के लिए कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है। वही कह रहा है कोलेटरल फ्री लोन रूरल एरिया नॉट फॉर प्रॉफिट माइक्रो फाइनेंस कंपनी। और सी कह रहा है कि 1.5 लाख, गलत है, क्योंकि 1.25 लाख के इनकम पर ही ये फैसिलिटी अप्लाई होती है, 2 लाख भी नहीं होगा। तो हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन के माध्यम से, हमने ये सीखा कि देखिए कोलेटरल फ्री लोन के लिए रूरल हाउस होल्ड के एनुअल इनकम की लिमिट कितना है, 1.25 लाख है, ये लिमिट याद रखना है। और यह लिमिट नॉट फॉर प्रॉफिट, यहाँ लिखा है ना, नॉट फॉर प्रॉफिट माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लिए है। इस फैसिलिटी का एम है रूरल हाउस होल्ड को फाइनेंशियल एक्सेस देना बिना एडिशनल सिक्योरिटी के, राइट। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अच्छा कि SMA 2 के रिगार्डिंग, राइट। तो SMA 2 कब क्लासीफाई होगा, आई थिंक क्वेश्चन, चलो ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, PSLC, राइट, ओके, प्रायोरिटी लैंडिंग सर्टिफिकेट। ओके देखिए सवाल है कि SMA 2 एक अकाउंट को हमने SMA 2 में क्लासीफाई किया जब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है ओवरड्यू हो कितने दिन से। देखिए सिंपल सा रूल है, SMA 1 और SMA 2 का रूल आपको पता होना चाहिए कि देखिए एक होता है ये सब, एक होता है हमारा स्टैंडर्ड कैटेगरी में अकाउंट, यानी कि आप EMI का पेमेंट जो है रेगुलर कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन से आपका EMI ड्यू है, मान लीजिए कि ये ड्यू डेट है, ठीक है, ये हमारा ड्यू डेट है, ड्यू डेट से जो पहला 30 दिन होता है ना, वो हमारा SMA 1 कैटेगरी में आता है, मतलब ये नॉन रिपेमेंट का है।
ठीक है। नॉन रीपेमेंट मतलब कि ये आपका ड्यू डेट था पेमेंट का, मतलब मान लीजिए कि 10 तारीख है, ठीक है, 10th को आपका EMI कटता, लेकिन आपने पेमेंट किया नहीं, उसके 30 दिन तक आपने यदि पेमेंट नहीं किया तो 30 दिन तक का जो पीरियड कहलाता है वो SMA 1 कैटेगरी में आता है। फिर 31 से लेकर जो 60 दिन का पीरियड रहता है वो SMA 2 में आता है, और 61 से लेकर जो हमारा 90 दिन का पीरियड रहता है वो SMA 3 में आता है। तो ये जो पीरियड होता है ना, ये होता है हमारा सब स्टैंडर्ड पीरियड। क्या होता है? सब स्टैंडर्ड पीरियड, ठीक है। और उसमें फिर NPA स्टार्ट होता है। तो NPA हमारा 90 दिन के ऊपर चला जाता है तो NPA में आ जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में आ जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सवाल क्या है, SMA मैं गलत बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, SMA 0 होता है, सॉरी, जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पे एक मैं करेक्शन करना चाह रहा हूँ। दिस इज SMA 0, ये क्या है हमारा SMA 0, SMA 1 और SMA 2, ठीक है। SMA 2 61 से लेकर 90 के बीच में आता है, ठीक है। SMA 0, SMA 1 और SMA 2, ये 3 चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो SMA 2 का पूछा गया ना आपसे, तो 2 है तो आपका 61 से लेकर 90 दिन के बीच में आएगा। SMA 0, 1, 2 याद रखिएगा, 1 से नहीं 0 से स्टार्ट होता है। तो SMA 0 यदि पूछा जाता है तो 0 से लेकर 31 डेट 30 तारीख तक, 31 से लेकर 60 SMA 1 और 61 से लेकर 90 जो SMA 2 में आता है। चलिए अगला सवाल है, इनमें से कौन सा कंडीशन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट के लिए मेट होना चाहिए ताकि बैंक जो है क्लासिफाइड हो जाए अंडर रेस्पेक्टिव कैटेगरी ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर। तो प्रायोरिटी सेक्टर का बहुत सारा कैटेगरीज होता है, आपको पता होगा। तो उसमें क्लासीफाई होने के लिए कौन सा PSLC का कंडीशन मेट होना चाहिए? पहला है कि PSLC मस्ट बी इशूड बाय इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, द अंडरलाइंग एसेट मस्ट बी क्लासिफाइड एट प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस एंड मीट RBI गाइडलाइन, द PSLC मस्ट बी परचेज ओनली फ्रॉम फॉरेन बैंक, द अंडरलाइंग एसेट मस्ट ऑरिजिनेट फ्रॉम प्राइवेट नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी ओनली। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी कि अंडरलाइंग एसेट जो है प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस के रूप में क्लासिफाई करे और RBI गाइडलाइन को मीट करे। अब दोस्तों हम लोग रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। कौन सा टिपिकल एप्लीकेशन नहीं है रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि एस्टिमेशन ऑफ एक्रेज अंडर कल्टीवेशन। देखिए यह रिमोट सेंसिंग का कॉमन यूज है। सैटेलाइट इमेज के थ्रू हम इजीली देख सकते हैं कि कितनी ज़मीन पर क्रॉप ग्रो हो रही है और किस एरिया में ज़्यादा कल्टीवेशन हो रहा है। यह डेटा काफ़ी हेल्पफुल होती है एग्रीकल्चर प्लानिंग में, राइट। तो हमें यदि एग्रीकल्चर प्लानिंग को स्मूथ बनाना है तो ये जो डेटा है हमारे कि एस्टिमेशन ऑफ एक्रेज अंडर कल्टीवेशन, ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। मतलब कि ज़मीन पर कितने एरिया में कितने ज़मीन पर क्रॉप ग्रो हो रहा है, यही मतलब होता है ना एक्रेज, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए इज़ वैलिड एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग। फिर कह रहा है कि नोट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, डिटेक्शन ऑफ हीट सिग्नेचर ऑफ क्रॉप एंड एनिमल। तो रिमोट सेंसिंग इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, यहाँ पे कीवर्ड याद रखिएगा इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हीट सिग्नेचर डिटेक्ट कर सकती है। मतलब किस क्रॉप या एनिमल का टेम्परेचर क्या है यह आइडेंटिफाई हो सकता है। यह चीज़ क्रॉप की हेल्थ और एनिमल वेलफेयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन बी भी रिमोट सेंसिंग का टिपिकल यूज है। ऑप्शन सी कह रहा है मैपिंग ऑफ ओशियन टेम्परेचर एंड क्लोरोफाइल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए ओशियन टेम्परेचर और क्लोरोफिल कंसंट्रेशन को मैप करना रिमोट सेंसिंग से पॉसिबल है, और यह चीज़ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के लिए बहुत यूजफुल है, जैसे कि आपको मैरीन इकोसिस्टम का हेल्थ चेक करना है। तो ऑप्शन सी भी एक टिपिकल एप्लीकेशन है रिमोट सेंसिंग का। और ऑप्शन डी कह रहा है रियल टाइम वेदर फोरकास्टिंग फॉर एविएशन पर्पस। देखिए रियल टाइम वेदर फोरकास्टिंग जरूरी होती है, लेकिन यह प्राइमरी मेट्रोलॉजी और एविएशन टूल से होती है, ना कि रिमोट सेंसिंग से। ये किसके माध्यम से होती है? ये रिमोट, देखिए रियल टाइम वेदर फोरकास्टिंग किसके माध्यम से होती है? मेट्रोलॉजी और एविएशन टूल से होती है, ना कि रिमोट सेंसिंग से। एविएशन के लिए स्पेसिफिक रडार सिस्टम और फोरकास्टिंग टूल का यूज होता है, रिमोट सेंसिंग का यूज नहीं होता है। तो एक बार हम लोग की पॉइंट को समराइज कर लें। पहला चीज़ है रिमोट सेंसिंग में लैंड, क्रॉप, एनिमल, हीट सिग्नेचर और एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे ओशियन टेम्परेचर ट्रैक करने में यूज होती है। एविएशन वेदर फोरकास्टिंग के लिए स्पेशलाइज्ड टूल होते हैं, ना कि रिमोट सेंसिंग, राइट। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, रियल टाइम वेदर फोरकास्टिंग फॉर एविएशन पर्पस। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल है कि आपसे पूछा जा रहा है कि स्वामित्व स्कीम के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि अप्रैल 2020 में लॉन्च हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। सवाल है कि स्वामित्व स्कीम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन ए कर रहा है टू प्रोवाइड अर्बन प्लानिंग सॉल्यूशन फॉर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ यूजिंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, यानी गलत है ऑप्शन। स्वामित्व स्कीम का फोकस रूरल एरिया पर है। इसका फोकस कहाँ पे है? रूरल एरिया पर है, राइट। तो रूरल एरिया पर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी पर नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है ना मेट्रोपॉलिटन सिटी, दिस इज रॉन्ग। रूरल एरिया पे इसका फोकस है। अर्बन प्लानिंग और मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए कुछ और स्कीम होती है, लेकिन स्वामित्व स्कीम स्पेसिफिकली रूरल एरिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है मेट्रोपॉलिटन सिटी, ये रॉन्ग है।
फिर ऑप्शन बी कह रहा है टू प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड रिलायंस इन रूरल इंडिया बाय प्रोवाइडिंग एन इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन। बिल्कुल सही है। देखिए स्वामित्व स्कीम जो है ना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि रूरल एरिया में जो लोग हैं उनको अपने प्रॉपर्टीज़ के ऑनरशिप डॉक्यूमेंट दिए जाएं। इस स्कीम के थ्रू ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज होता है। किसका यूज होता है? ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके रूरल प्रॉपर्टीज़ का सर्वे और मैपिंग होती है ताकि उन्हें लीगल ऑनरशिप सर्टिफिकेट दिया जा सके। इससे उन्हें सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट मिलता है और वो सेल्फ रिलायंट बनते हैं। ऑप्शन सी का है टू ऑफर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू अर्बन यूथ थ्रू स्किल डेवलपमेंट प्रोसेस। यह भी गलत है क्योंकि स्वामित्व का मेन फोकस प्रॉपर्टी वैलिडेशन और ऑनरशिप के ऊपर है और अर्बन यूथ के एम्प्लॉयमेंट पर नहीं। ऑप्शन डी कह रहा है कि टू इन्हांस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज फॉर एडवांस फार्मिंग इक्विपमेंट। यह भी गलत है। स्वामित्व स्कीम डायरेक्टली एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी या सब्सिडीज पर फोकस नहीं करती। इसका कोर फोकस है प्रॉपर्टी वैलिडेशन इन रूरल एरिया। तो याद रखिएगा कोर फोकस क्या है? प्रॉपर्टी वैलिडेशन इन रूरल एरिया। तो एक बार क्विकली समराइज कर ले फैक्ट को। स्वामित्व स्कीम का मेन एम है कि रूरल एरिया के लोगों को अपनी प्रॉपर्टी की ऑनरशिप रिकॉर्ड दिए जाएं ड्रोन सर्वे टेक्नोलॉजी के थ्रू, और यह रूरल डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट के लिए है, अर्बन प्लानिंग या एम्प्लॉयमेंट के लिए बिल्कुल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा सही जवाब है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है यूपीआईएस के बारे में पूछा जा रहा है। राइट, आइए डिस्कस करते हैं। सवाल है कि यूपीआईएस यानी कि यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम, फुल फॉर्म याद रखिएगा आप, क्या है? यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम। तो यूपीआईएस के बारे में है जो एक इंपॉर्टेंट स्कीम है फार्मर के लिए और 2016 में 45 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च हुई थी। आइए एक एक ऑप्शन को देखते हैं, स्कीम के मेन फीचर को समझते हैं। ये तो पूछा गया कौन सा की फीचर है। पहला कह रहा है इट ओनली कवर क्रॉप इंश्योरेंस एंड एक्सक्लूड एनी लाइफ और एसेट इंश्योरेंस। गलत है क्योंकि दोस्तों जो यूपीआईएस है ना, तो यूपीआईएस सिर्फ क्रॉप इंश्योरेंस तक लिमिटेड नहीं है। यह स्कीम फार्मर को एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देती है जो सिर्फ क्रॉप तक नहीं बल्कि एसेट और लाइफ को भी इंक्लूड करती है। इट इंक्लूड एसेट ऑल्सो, इट इंक्लूड लाइफ ऑल्सो। इसलिए ऑप्शन ए तो सही आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी कह रहा है फार्मर आर रिक्वायर्ड टू चूज फ्रॉम 7 सेक्शन ऑफ कवरेज इंक्लूडिंग क्रॉप इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल डेथ, बट क्रॉप इंश्योरेंस इज ऑप्शनल। तो यूपीआईएस में क्रॉप इंश्योरेंस कंपलसरी है, यानी कि हर फार्मर को क्रॉप इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। क्रॉप इंश्योरेंस ऑप्शनल नहीं है, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट आंसर नहीं है। क्योंकि यहाँ क्या कर रहा है? क्रॉप इंश्योरेंस इज ऑप्शनल। नो नो नो, दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन सी कर रहा है इट प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क कवरेज ऑफ क्रॉप्स, एसेट्स एंड लाइफ थ्रू अ सिंगल विंडो एंड इंक्लूड कंपलसरी क्रॉप इंश्योरेंस। बिल्कुल सही बात है। यूपीआईएस का मेन फीचर यही है कि यह स्कीम एक सिंगल विंडो सिस्टम के थ्रू फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देती है और क्रॉप इंश्योरेंस कंपलसरी है इसमें, यानी फार्मर को क्रॉप, एसेट, लाइफ इंश्योरेंस का कंबाइंड प्रोटेक्शन देती है एक ही स्कीम में। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। ऑप्शन डी कह रहा है कि प्रीमियम फॉर ऑल इंश्योरेंस सेक्शन आर ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट एंड क्लेम प्रोसेसिंग इज सेंट्रलाइज। ये गलत है क्योंकि यूपीआईएस में प्रीमियम डायरेक्टली गवर्नमेंट को ट्रांसफर नहीं होता है और क्लेम को प्रोसेसिंग भी सेंट्रलाइज नहीं है। राइट, एक बार हम लोग क्विकली समराइज कर ले आपके लिए की फैक्ट को। हमने क्या क्या डिस्कस किया अभी कि जो हमारा यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम है इसका मेन फीचर है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ क्रॉप, एसेट एंड लाइफ। ठीक है, सब एक ही विंडो से मैनेज होता है। क्रॉप इंश्योरेंस इज़ कंपलसरी, यानी ये लेना ही पड़ेगा और इसके साथ साथ और भी इंश्योरेंस अवेलेबल हैं। तो आपको यदि एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।